गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा विषय है उसमें अपन पढ़ रहे थे बसंत में संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। ये धनराज का पाठ था जिसको अपन पढ़ रहे थे। इसको अभी आज हम इसका विश्लेषण करेंगे और समझाएंगे। तो हॉकी का जो प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले था, जब 35 वर्ष के हो गए तो उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। ये एक ऐसे खिलाड़ी थे जो एक प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी थे। हमारे देश में हॉकी का एक बहुत अच्छा क्रेज था और वह एक राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त है हॉकी। तो उसका जो सबसे अच्छे खिलाड़ी धनराज पिल्ले जी थे, उनका एक साक्षात्कार हुआ था, एक इंटरव्यू हुआ था जिसको विनीता पांडे जी ने लिया था। तो उस समय का जो लिया गया था उसी का वर्णन इसमें किया गया है। विनीता जी पूछती हैं जो धनराज पिल्ले जी खिलाड़ी हैं उनसे कि खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई की हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा। उस सफ़र के बारे में बताइए कि जहाँ से बचपन की शुरुआत हुई और यहाँ तक जहाँ आप एक बड़े ओहदे तक पहुँचे, उसमें आपकी सफ़र कैसी रही उसको आप बताइए। तो धनराज बोलते हैं कि बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था। धनराज पिल्ले जो के खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी के खिलाड़ी हैं, वो अपनी कहानी सुना रहे हैं। एक जो इंटरव्यू लेने वाली, साक्षात्कार लेने वाली विनीता पांडे जी हैं, उनको बता रहे हैं कि जो हमारा बचपन था वो पूरा संघर्षों से भरा हुआ था, मुश्किलों से भरा हुआ था। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती थी जब वह खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया था। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। इस तरह से धनराज पिल्ले जी ने अपने बचपन की वो कहानी बताई जो एक संघर्ष का पूर्ण उदाहरण है कि बचपन के दिनों में हमने शुरुआत कहाँ से किया खेल खेलने की, और हॉकी के प्रति खेलने की रुचि कहाँ से पैदा हुई, वहाँ का वर्णन धनराज पिल्ले जी ने किया कि मैं एक बहुत गरीब घर से था। हम एक स्टिक खरीदने तक के लिए हमारे पास हैसियत नहीं थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 1985 में मणिपुर में खेली थी। शुरुआती दौर पर जो जूनियर हॉकी थी उसको इन्होंने 1985 में मणिपुर में खेला था। तब उनकी उम्र केवल 16 वर्ष की थी। देखने में दुबला पतला और छोटे कद काठी का व्यक्ति जैसा चेहरा, अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। सन 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं
बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही आल्विन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुना गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये अपनी जो सफ़र थी उसको उन्होंने बताया कि बचपन के उन दिनों से मैंने किस तरह से खिलाड़ी की यात्रा को यहाँ तक पहुँचाया और ओलंपिक किस तरह से खेलने के लिए मैंने अपना तैयारी किया, योजना बनाई, लेकिन नाम नहीं आया। फिर उन्होंने एशिया कप को खेला और वहाँ के बाद वो क्रमशः खेलते ही गए। विनीता जी पूछती हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपको किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? अब स्कूल के बारे में पूछते हैं कि आप स्कूल के बारे में बताइए, बचपन आपका कैसा रहा, विद्यार्थी जीवन आपका कैसा रहा? धनराज जी कहते हैं कि मैं पढ़ने में तो बहुत अच्छा नहीं था, एकदम फिसड्डी, अर्थात पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो बहुत कठिन मामला था, पढ़ने में कमज़ोर था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी ना खेलता, खिलाड़ी ना होता, तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि बैचलर ऑफ हॉकी हूँ और मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। इस तरह से अब ये वो अपने प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मैं पढ़ने में तो बहुत कमज़ोर था, लेकिन स्थिति ये थी कि यदि मैं हॉकी नहीं खेला होता तो निश्चित है कि पढ़ाई के दम पर रोज़गार नहीं मिलता। एक छोटी सी नौकरी अर्थात चपरासी की नौकरी भी नसीब नहीं होती, पर खेल था और खेल के कारण मैं इतनी ऊंचाई तक पहुंचा कि उस ऊंचाई से आज मैं पढ़ी भले नहीं हूँ, मास्टर ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट नहीं हूँ, बैचलर ऑफ साइंस नहीं हूँ, पर मैं बैचलर ऑफ हॉकी ज़रूर हूँ और मैं तो मास्टर ऑफ हॉकी भी अपने आप को कहता हूँ। तो विनीता जी कहती हैं, आप इतने तुनु की मिजाज क्यों? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, तो आपके अंदर जो है बहुत जल्दी आप बुरा मान जाते हैं, बहुत जल्दी आप नाराज़ हो जाते हैं, ऐसा क्यों? धनराज जी कहते हैं कि इस बात का जो संबंध है वो मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है कि जो मैं तुनुक मिजाज का हूँ, कि थोड़ी सी बात में मैं नाराज़ हो जाता हूँ और आक्रामक हो जाता हूँ लड़ने के लिए। तो बचपन में हमेशा मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। मैंने अपनी माँ को देखा कि उन्होंने पालन पोषण में कितना संघर्ष किया है। मेरी तुरुक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में तो आता है, सीधे साधे कह डालता हूँ और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी उसे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। जितनी मुझे उपलब्धि मिली है, जो भी चीज़ें मुझे मिली है, तो बचपन में वो चीज़ें मुझे बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई हैं। ये इतनी सरलता से हर चीज़ नहीं मिली है, जिसके कारण मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ और मेरे अंदर वो भावना आ गई है चिड़चिड़ापन की, कि मैं थोड़े में ही नाराज़ हो जाता हूँ और लोगों के प्रति लड़ने के लिए आतुर हो जाता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं भावुक भी हूँ। मैं किसी की तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ, परिवार को।
मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। मैं कहीं गलती भी करता हूँ तो मैं अपने परिवार से, अपने घर वालों से, अपने मित्र वालों से अब माफ़ी मांगने में भी मुझे कोई भी झिझक नहीं होती। विनीता जी कहती हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? आपका परिवार आपके साथ में क्या योगदान किया, अर्थात क्या अहमियत है? धनराज जी कहते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में रहूं, रोज रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की शिक्षा दी। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह ही थी और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। माँ का और भाभी का, रिश्तों का, भाई बहनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा और उनके संस्कारों से हम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं। धनराज जी से विनीता जी प्रश्न करती हैं कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? कृत्रिम जो घास बनती है उस पर हॉकी आपने कब खेली? धनराज कहते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। तो जो मैदान में हरी घास होती है वो घास कृत्रिम है, कोई प्राकृतिक नहीं थी, कृत्रिम वाली घास लगी थी। इसको मैंने पहली बार दिल्ली में 1988 में देखा था। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कार्वाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर के कृत्रिम घास पर खेलने के लिए गुर बता रहे थे, नियम बता रहे थे, तरीके बता रहे थे कि इस घास में कैसे खेला जाता है। और जब वो बताने में लगे हुए थे तो मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। कृत्रिम घास उगाने में इस तरह की कृत्रिम घास है ये तब मैं मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि साइंस ने इतना उन्नति कर लिया था कि घास भी कृत्रिम उगाई जाती है। और मैंने उस घास को झुक झुक करके, स्पर्श करके, पकड़ के भी देखा। विनीता जी कहती हैं कि हर युवक का अपना सपना होता है, उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? ये एक इंटरव्यू है और विनीता जी ने खिलाड़ी की एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हॉकी के थे उनसे उन्होंने प्रश्न किया। तो उन्होंने बताया धनराज जी ने कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड आर्माडा थी। सेकंड हैंड की आर्माडा उन्होंने पहली कार खरीदा था जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर जो थे ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आई। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन गया हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी बहुत कुछ कमाता था उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था।
धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ट आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। अपने मेहनत से जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे से उन्होंने एक कार खरीदा जिसे फोर्ट आइकॉन बोलते हैं। फोर्ट आइकॉन कार है उनके पास, वो सन 2000 में उन्होंने खरीदा है और थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उन्होंने खरीदा है। विनीता जी कहती हैं कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? हॉकी को तो आपने विश्व स्तर तक पहुंचा दिया, राष्ट्रीय खेल को, और आप खेले, हॉकी के सितारे रहे, लेकिन इसके बदले में आपको क्या मिला? धनराज पिल्ले जी कहते हैं, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई, उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा था और जो पैसा मिलता था उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा बेडरूम, 2 बेडरूमों का एक फ्लैट खरीदा था और वह उनके लिए विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई होती थी उसमें 1994 में उन्होंने पुणे में खरीदा था, पूना में। और घर छोटा ज़रूर है पर हम सब के लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी ना हो पाती। महाराष्ट्र सरकार ने एक घर उनको तोहफे में दिया है पवई में, जो एक महंगा घर है और जिसकी हैसियत ये है कि धनराज जी ने बताया कि ऐसा घर मैं कभी खरीद नहीं सकता था। विनीता जी पूछती हैं कि सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज जी कहते हैं, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हम हर जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त किए और हर व्यक्ति हमको सम्मान की नज़र से देखा। हम अपने देश का नाम विदेशों में, विश्व में ले गए और वहाँ हमने भारत की शान को ऊपर किए, भारत की प्रतिष्ठा को ऊपर किए। तो उसके चलते हमने देखा कि जब सेलिब्रिटीज़ लोग थे और एक साथ हमारे भारत के जो सर्वोच्च लोग, जो भारत की हस्तियां हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ में बैठकर, उनके नज़दीक रह कर के हमें वो सुकून प्राप्त होता था कि ये महसूस होता था कि हम भी कुछ हैं। अर्थात अपनी धनराज जी ने अपना एक अनुभव शेयर करते हैं कि जब हम अपने राष्ट्रपति से मिले तब हमको महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हमें हर जगह प्रतिष्ठा मिलती है और हर जगह हम प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है ये धनराज पिल्ले जी हैं, जो हॉकी के एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत की ओर से हमारे हुए थे। और उनको, धनराज पिल्ले जी का जो व्यक्तित्व है
वो रेखांकित करते हुए विनीता पांडे जी ने लिखा है कि वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय में भर देता है, तो कभी खींच से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव हैं। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय किया। सारी चीज़ें उसके अंदर थी। धनराज पिल्ले एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जो बिल्कुल ज़मीन से उठ कर के आसमान तक जाने की सफ़र यात्रा की, और एक महान हस्ती बनने के बाद भी वो एक सामान्य जीवन जीता था। तो ये कहानी से हमें एक प्रेरणादायी कहानी है, जिसमें एक खिलाड़ी के बचपन से लेकर के और सितारे बनने तक की कहानी है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसरों पर प्रकाश डालेंगे, और तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए बाय।